नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने कहा, आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 3,61,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए। साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। केंद्र ने वर्ष 2022 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 5 राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की बैंकिंग व्यवस्था की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया। और मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सरकार ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को 3,61,000 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। ये ऋण आपात ऋण गारंटी सुविधा के तहत दिए गए। कोविड महामारी के कारण उत्पन्न संकट के दौर में वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र और व्यावसायिक उद्यमों को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहायता देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इससे 1,19 लाख लोगों को लाभ हुआ। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड ने कहा कि इस योजना से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लाभ हुआ है। साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें शंघाई सहयोग संगठन के देशों के साथ भारत के प्राचीन ऐतिहासिक संबंधों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट। सम्मेलन का उद्देश्य शंघाई सहयोग संगठन के देशों के बीच बौद्ध कला, संस्कृति और पुरातात्विक धरोहर के बीच समानताओं की खोज करना है। एससीओ में भारत के नेतृत्व के अंतर्गत 2 दिवसीय सम्मेलन मध्य एशियाई, पूर्वी एशियाई, दक्षिण एशियाई और अरब देशों को साझा बौद्ध विरासत पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच पर लाएगा। एससीओ देशों में चीन, रूस और मंगोलिया समेत सदस्य देश, पर्यवेक्षक देश और बातचीत के भागीदार शामिल हैं। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बौद्ध धर्म के कई भारतीय विद्वान भी भाग लेंगे। प्रतिभागियों को दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक स्थलों को भ्रमण करने का भी अवसर मिलेगा। समाचार कक्ष से मैं राजमंगल पांडे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वाकांक्षी स्टार्टअप को सक्षम अवसर मुहैया कराए गए हैं। डॉक्टर सिंह नई दिल्ली में उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से शिक्षा में नवाचार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप पहल के नए रास्ते उद्योगों की आवश्यकताओं और उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए बाजार की मांग के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या को समाप्त कर देगी और छात्रों को कौशल और नवाचार के लिए अवसर प्रदान करेगी। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े हरित रेलवे के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। ये वर्ष 2030 से पहले नेट शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की ओर अग्रसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में रेलवे का विद्युतीकरण पूरा होने के बाद भारतीय रेल ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। भारतीय रेल ने उत्तराखंड में भी विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। उत्तराखंड का मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क 347 रूट किलोमीटर है, जिसका 100% विद्युतीकरण हो गया है। इसके अलावा ढुलाई क्षमता में बढ़ोतरी, बढ़ी हुई अनुभागीय क्षमता, आयातित कच्चे तेल पर कम निर्भरता से ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन के कारण विदेशी मुद्रा में बचत हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स
और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा गौर से सुनिए, अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2023 या उससे पहले अवश्य जमा करें। समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान करके आप न केवल वर्ष के अंत में एक बड़े कर भुगतान का बोझ कम करते हैं, बल्कि देर से भुगतान के लिए ब्याज और दंड से भी बचते हैं। आपके द्वारा जमा किए गए कर की राशि देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आती है। तो फिर देर न करें, आज ही अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल हंगामे के साथ शुरू हुआ। भारतीय लोकतंत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लंदन में की गई टिप्पणी पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी। हंगामे के बीच वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। इसमें 41,491 करोड़ रुपए का विकास व्यय शामिल है। राज्यसभा में भी कल इस मुद्दे के साथ साथ अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच जारी गतिरोध के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। भारत ने पिछले 5 वर्षों में 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा निर्यात किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कल राज्यसभा में बताया कि चालू वित्त वर्ष में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा निर्यात हुआ है। 80 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात किया जा रहा है। श्री भट्ट ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित नई तकनीकों को नियमित आधार पर उद्योगों को हस्तांतरित किया जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है। ये राज्य हैं असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय और नागालैंड। चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने 15,770 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 25 राज्यों के आपदा मोचन कोष के लिए जारी की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 24 दिवसीय बजट सत्र आज से शिमला में शुरू होगा। सत्र 6 अप्रैल को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, वे 17 मार्च को वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 24 दिन के सत्र में 18 बैठकें होंगी। बजट 29 मार्च को पारित किया जाएगा। तेलंगाना में हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक राज्य विधान परिषद चुनाव में 90.4% नामांकित अध्यापकों ने वोट डाले। मतदान कल शाम संपन्न हुआ और कुल 29,720 शिक्षकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुल 21 उम्मीदवार इन चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतों की गिनती बृहस्पतिवार को होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के अचानक डूबने के बाद अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया है। During the Obama-Biden administration, we put in place tough requirements on banks like Silicon Valley Bank and Signature Bank, including the Dodd-Frank law to make sure the crisis we saw in 2008 would not happen again. I'm going to ask Congress and banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again. श्री बाइडेन के प्रयास दुनिया भर के निवेशकों की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहे हैं। प्रमुख अमेरिकी बैंकों के शेयरों में सोमवार को $70 अरब से अधिक की गिरावट आई। पिछले 3 दिन में लगभग $170 अरब की गिरावट आ चुकी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु हमले में सक्षम पनडुब्बियां उपलब्ध कराने के समझौते की घोषणा की है। ये निर्णय हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों का सामना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में स्थित अमेरिकी नौसैन्य अड्डे पर ऑक्स परियोजना के समझौते की घोषणा की।
Honored to be here to welcome Prime Minister Albanese and Prime Minister Sunak. And it's my honor to welcome you both to the United States as we take the next critical step advancing the Australia-US-UK partnership AUKUS. Today, we're announcing the steps to carry out our first project under AUKUS, developing Australia's conventionally armed nuclear-powered submarine capacity. इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि परमाणु संचालित पनडुब्बियों की खरीद और स्वदेशी युद्धपोतों का निर्माण उनके देश के इतिहास में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। श्री एल्बनीज ने कहा कि समझौते के अनुसार ऑस्ट्रेलिया अमरीका में बनी 5 परमाणु संचालित पनडुब्बियों की खरीद करेगा और बाद में एक महत्वाकांक्षी योजना के हिस्से के रूप में ब्रिटिश और अमरीकी प्रौद्योगिकी के साथ एक नया मॉडल बनाने पर काम करेगा। नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय योग महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव का आज दूसरा दिन है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री सोनोवाल ने कामकाजी पेशेवरों के लिए अपनी व्यस्त जीवन शैली में योग को शामिल करने के लिए वाई ब्रेक नाम से योग पर 1 मिनट का वीडियो भी जारी किया। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्व शांति और मानवता के लिए योग को दैनिक जीवन में शामिल करने पर बल दिया है। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कल योग महोत्सव 2023 का उद्घाटन करते हुए श्री सोनोवाल ने योग, आयुर्वेद और स्वास्थ्य व्यवस्था में पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य योग और उसके लाभ के बारे में लोगों को जागरूक तथा प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन पहले इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 151 के लक्ष्य को दिल्ली की टीम ने 2 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। प्रतियोगिता के 12वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट से होगा। ये मैच मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं चंद्रिका जोशी। धन्यवाद विमलेंदु। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में भाषण पर संसद में हंगामा अखबारों की बड़ी खबर है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राहुल गांधी के बयानों पर संसद से सड़क तक तकरार, सत्ता पक्ष ने माफी मांगने को कहा, कांग्रेस बोली बेवजह विवाद। अमेरिका में बैंकिंग संकट पर दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, अमेरिका में एक और बैंक बंद, शेयर बाजार गिरा, सोना चढ़ा, क्रिप्टो फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक पर लटका ताला। दैनिक जागरण का कहना है, एचएसबीसी बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक की ब्रिटिश इकाई का 1 पाउंड में किया अधिग्रहण, क्रिप्टो एक्सचेंजों को $70 अरब का नुकसान। नवभारत टाइम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हवाले से लिखा है, सिलिकॉन वैली के जमाकर्ता निकाल सकेंगे फंड। उधर भारत के केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान है, स्टार्टअप करें भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 3,61,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए। साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। केंद्र ने वर्ष 2022 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 5 राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में बैंकिंग व्यवस्था की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।